नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक एक बार फिर आप सबके समक्ष ऑनलाइन उपस्थित हूं अपने नए वीडियो के साथ अपने चैनल जीएस विथ प्रियांक पर। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मेरे अगले कुछ वीडियो जो है वो बिहार में होने वाले आगामी दरोगा परीक्षा से, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड रहेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर बात करूंगा और आप लोगों से यह साझा करूंगा कि आखिर हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना कैसे चाहिए और हमारे फोकस एरियाज़ क्या होने चाहिए। क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी उसका चैप्टर जो कोई बहुत छोटा नहीं होता, वो भी विशाल होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे उन अभ्यर्थियों के साथ जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। और आप देखेंगे कि जो हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मैं सभी क्षेत्रों को देख चुका हूँ। पंजाब से भी मेरा बहुत नज़दीक का नाता है। तो इन तमाम राज्यों में पढ़ाई की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। नतीजा क्या होता है कि अच्छी शिक्षा के अभाव में अभ्यर्थी जो है उनकी तैयारी, उनका जो पृष्ठभूमि होती है, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वह उतना अच्छा नहीं हो पाता है। नतीजा जब वो तैयारी करने के लिए उतरते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो उन्हें खासा दिक्कतें आती हैं। तो करना क्या है हमें कि हार्ड लेबर की बजाय हमें स्मार्ट लेबर करने की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि जहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और नौकरियों की संख्या बेहद सीमित है, वैसे उस स्थिति में सरकारी नौकरी पाना जो है बड़ी ही टेढ़ी खीर हो गई है। और आजकल के युवा जो हैं वो देखेंगे सरकारी नौकरी के पीछे ही ज़्यादा भागते हैं। तो उसके पीछे एक निश्चिंता होती है कि चलो भैया ज़िंदगी लाइफ जो है सेट कर जाएगी, तो चलो ठीक है। उसी क्रम में आज मैं आप सभी से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि जो आयोग जो बिहार दरोगा परीक्षा लेती है, आखिर उसका फोकस एरिया क्या रहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। मैंने पिछले कुछ वर्षों का जो प्रीवियस क्वेश्चन सेट था उसको देखा और मैंने पाया कि कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर उनका फोकस रहता है और यही कारण है कि हमें भी वही फोकस रखना है। और मैंने अपने जो अध्ययन करने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि बहुत ज़्यादा डीप सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने अनुभव किया कि करेंट अफेयर्स के अंतर्गत, यानी जो समसामयिकी से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसी से संबंधित कई क्वेश्चन जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, पिछले साल 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा भारी बहुमत से चुनाव जीत करके आ गए थे। तो दरोगा परीक्षा में मैंने देखा कि जो पिछले साल के अंत में, यानी 2019 के अंत में 2 पालियों में हुआ था, संख्या काफ़ी थी अभ्यर्थियों की, इसलिए 2 शिफ्ट में कराना पड़ा था। मैंने देखा कि क्वेश्चंस जो थे वो लोकसभा चुनाव से भी पूछ दिए गए थे कि लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में हुआ था। तो जिन अभ्यर्थियों को वो ध्यान होगा कि 7 चरणों में हुआ था, वो आसानी से उस प्रश्न को कर जाएंगे, उसका उत्तर दे देंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि चुनाव सुधारों से संबंधित निम्न में से कौन सी समिति थी। तो क्यों पूछा गया पिछले साल? क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे। तो आप समझिएगा कि ऐसा नहीं होता कि वो कहीं से भी उठा कर कुछ भी पूछ देंगे, कहीं ना कहीं जरूर समसामयिकी में वह महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके चलते ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम से सवाल पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय पहले भारत में पहली बार लोकपाल पद पर पिनाकी चंद्र घोष जी को नियुक्त किया गया था। उनसे संबंधित सवाल आ गया कि कौन है भैया हमारे पहले लोकपाल। उसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि भारतीय संसद में पहली बार लोकपाल का विधेयक, यानी लोकपाल से संबंधित बिल जो है वो कब लाया गया था? 1967 में। तो जब आप इन चीज़ों पर करंट में ध्यान देंगे तो मेरा आपसे अनुरोध होगा साथियों कि आप सभी लोग उन पहलुओं को भी छुएंगे जो ट्रेडिशनल जो जुड़े होंगे। जैसे लोकपाल की जब नियुक्ति हुई तो आप जानिए कि लोकपाल से रिलेटेड चीज़ें और क्या क्या हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका काम आसान होगा और आपका फोकस एरिया क्लियर हो जाएगा। हम लोग जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वह बहुत हद तक
ब्रिटिश भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अधीन क्या देखते हैं कि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि यानी उसका बैकग्राउंड कैसा था। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले जब हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग जिस हेडिंग की चर्चा करते हैं वो होता है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेज यहाँ आए, भारत को राजनीतिक रूप से अपना गुलाम बनाया और फिर जैसे संसदीय प्रणाली उनके यहाँ थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको भारत पर इम्पोज कर दिया। तो जब हम लोग ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो इसको हम लोग दो भागों में, दो पार्ट्स में करके पढ़ते हैं। कैसे? 1857 में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारत में असंतोष हो गया था और रिवोल्ट ऑफ 1857 का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति हो गई। तो 1857 की क्रांति के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक व्यवस्था देखती थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो भी अधिनियम या चार्टर्स आए वो सारे जो हैं, या जो उसके पहले जो चार्टर्स थे और बाद में जो अधिनियम आए, तो वो सारे फिर ब्रिटिश क्राउन से संबंधित थे 1857 के बाद वाले। तो हम लोग इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बीच में आपका 1857 की क्रांति, दैट मीन्स रिवोल्ट ऑफ 1857, और इधर हम पढ़ेंगे कि इसके पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, संवैधानिक विकास, और इस रिवोल्ट के बाद का संवैधानिक विकास। तो जो पहले का संवैधानिक विकास था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड रोल में रखते हुए जो ब्रिटिश संसद थी वो तमाम अधिनियम पारित कर रही थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जितने भी कानून ब्रिटिश संसद ने बनाए वो सभी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत की राजनीतिक प्रभुता जो है वो छीन ली गई थी और उसे एक सामान्य व्यापारिक कंपनी के रूप में ही काम करने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों, इसको जानने से क्या होगा, दरोगा परीक्षा में पिछली बार एक प्रश्न आया था कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो जब हम इस संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि 1833 यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि शुरुआत अंग्रेजों ने बंगाल से करी थी और उसके बाद वो बंगाल को जीतने के बाद अगले 18 साल में आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद 1773 में 1773 में वो रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, शुरुआत करते हैं। वहाँ से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अगले 60 सालों में 60 ईयर्स में 1833 तक, जब चूंकि पूरे भारत पर लगभग इनका कब्जा हो जाता है, तो बंगाल के ही गवर्नर जनरल को प्रमोट करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगता है। तो जब हम ये संवैधानिक विकास देखेंगे तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी बातें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और फिर हमारे प्रश्न जो हैं वो गलत नहीं होंगे और बहुत आसानी से जो है आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। इस संवैधानिक विकास को हम दो भागों में देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया आप लोगों को। अब
इसके आगे हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे भारतीयों में चेतना आती चली गई, वैसे वैसे अंग्रेज जो है वो बाध्य होते गए कि अपने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारत में उनको छूट देना पड़ रहा था, राजनीतिक छूट। और भारतीय जैसे जैसे जागरूक होते जा रहे थे वो और अधिकारों की मांग करते थे। नतीजा कई सारे अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद को लाने पड़ गए और धीरे धीरे यही करते करते स्वतंत्रता संघर्ष हमारा बढ़ता रहा, हम भारतीयों का, और अंततः 1947 में हम स्वतंत्र हो गए। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 ऑन 15 अगस्त। उसके बाद इसी दरमियान जब विभाजन के साथ साथ हमें स्वतंत्रता मिल रही थी तो अंग्रेजों ने अपने कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में एक संविधान सभा का गठन किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसके बाद का जो हमारा अगला पहलू होगा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मैं आगे के वीडियोज़ में आप सभी को इन जो इतने भी अधिनियम हैं इन सब के बारे में बताऊंगा ये प्यार से। इस टॉपिक को देखने के बाद हमारा जो अगला जो फोकस एरिया रहेगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वह रहेगा भारत के संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसका गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इसमें तमाम सदस्य भारतीय थे, इंडियंस थे। और इस संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 साल 11 माह और 18 दिन तक काम करके, डेट मीन्स 2 years 11 months and 18 days, लगभग 3 साल में कुछ 12-13 दिन कम तक काम करके इसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण कर दिया। डेट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। किसके काम के फलस्वरूप? इस संविधान सभा के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपने कई समितियों के माध्यम से जो है यह दुसाध्य कार्य किया। 1935 के अधिनियम से जो है, जो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी संसद ने जो बनाए थे, उस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी बातें जो है ज्यों का त्यों ले ली गई। कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो है चेंजेस लाए गए। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी विभिन्न समितियों ने काम किया, कमिटीज ने, विभिन्न समितियों ने कार्य किया। यहां पर पिछली बार दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो उसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी था, क्योंकि वो प्रारूप समिति में नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे और अन्य लोग थे उसमें, जिनके नाम बहुत आसानी से याद करवा दूंगा मैं आप सभी को। और सबसे बड़ी बात कि कई सवाल आपको कठिन लगते हैं, लेकिन जब उनके ऑप्शन देखेंगे तो जानबूझ करके आयोग ऑप्शंस ऐसे रखता है कि आप ऑड मैन को आउट कर सकें। तो कई बार आपको हो सकता है कि प्रश्न न आ रहा हो, कठिन लग रहा हो, लेकिन जब आप उनके ऑप्शंस पर निगाह डालेंगे तो 3 ऑप्शंस एक जैसे लगेंगे, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर आपको प्रश्न न समझ में आ रहा हो, डर लग रहा हो, तो आप उस ऑड जो ऑप्शन रहता है उसको टिक आउट कर दिया कीजिए, अपना उसको आंसर बना दीजिए, क्योंकि एक तो इसमें निगेटिव मार्किंग जो है काफ़ी कम है दरोगा परीक्षा में। इसलिए आप बेफिक्र होकर के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आ रहा तो छोड़ दो ना। अगर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, 1/3 अगर कटता मार्क्स, तो फिर मैं आपको मना करता कि नहीं मत, रिस्क नहीं लो। लेकिन बिना रिस्क के कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त होता नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ों में रिस्क नहीं लेंगे आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे ये कोरोना काल है, बहुत लोग उत्साहहीन हो गए हैं, लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं ऐसे में कहना चाहूँगा कि देखो, जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है, जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो इस कोरोना काल में पढ़ रहे हैं, वो अपना समय नहीं गंवा रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं कई छात्र छात्राओं के संपर्क में रहता हूँ
और उनमें से कई जो हैं गंभीर अध्ययन कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में क्यों ना, जब बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके हम आगे निकल जाएं, ताकि जब प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होंगी तो आसानी हो उन्हें। और आप में से जिन लोगों को लग रहा होगा कि परीक्षाएं अभी संभव नहीं हैं, तो मैं एक बात आप सबको क्लियर कर दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया था कि जो नीट या मेडिकल से संबंधित जो एग्जामिनेशंस हैं उनको नहीं होने दिया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है बच्चों में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को रिजेक्ट कर दिया। उसके पहले केरला हाईकोर्ट भी उसी को रिजेक्ट कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीतियां बनाना जो है सरकार का काम है और उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अगर परीक्षाएं नहीं होंगी इस साल तो छात्रों का पूरा एक साल जो है बर्बाद हो जाएगा। कोरोना का आना जाना लगा रहेगा। ये ठीक है, एक गंभीर बीमारी है, महामारी है, हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ दिए जाएं, लेकिन आप मान के चलिए कि परीक्षा हो रही है। आप अगर ये मान के चलेंगे कि परीक्षा इस साल नहीं होगी तो फिर आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आपका पढ़ाई से मन उदासीन हो जाएगा। अभी एक सर्वे में पढ़ रहा था कि नौकरी पाने को इच्छुक 80% युवा जो हैं वो, यानी जो हमारा यूथ है 80%, वो डिप्रेशन में चला गया है। कि क्या होगा? मेरी बात मानिए, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए, फोकस बनाए रखिए। सरकारी नौकरी मिलेगी अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। कई बार नहीं भी सरकारी नौकरी मिलती है ईमानदारी से पढ़ने के बावजूद, क्योंकि हम लोग दिशाहीन होकर के पढ़ लेते हैं। मेरा ही उदाहरण है, खूब पढ़ाई की, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था, कभी कोई कोचिंग नहीं ले पाया। तो आज जो मुझे कमियां अपनी लगती हैं, इसलिए मैं अपने छात्रों से उन चीज़ों को शेयर करता हूं ताकि उसका नुकसान आप लोगों को ना हो। तो कई बार होता है कि अरे सिलेक्टेड नहीं है खुद, तो वो कैसे पढ़ाएंगे। कई बार जो IAS टॉपर होते हैं वो भी हो सकता है कि अच्छे टीचर ना हो, लेकिन हो सकता है कि इसका सिलेक्शन ना हो, उसमें टीचिंग स्किल हो, वो अपनी बात आप लोगों को अच्छे से घुट्टी में घोल करके पिला देता हो। तो मैं मानता हूँ कि कई बार असफल व्यक्ति जो है किसी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में, वो असफल पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में हुआ, अपने लाइफ में नहीं याद रखिएगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं थी लेकिन फिर भी नौकरी पा गए, सरकारी नौकरी पा गए। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा और भरोसा रखिएगा। जिन चीज़ों को मैं बताऊंगा वहाँ फोकस करके आप तैयारी कीजिएगा। पिछला जो PT हुआ था उस पिछले साल के लास्ट में, कई मेरे स्टूडेंट जो हैं वो सफल हुए थे, और फिर जो मेंस का बैच बना था उसमें भी कुछ नए छात्र भी आए थे। तकरीबन 80 लोगों का बैच था। तो कई मेरे छात्र जो थे उन्होंने बात मानी और वो सफल भी हुए, क्योंकि जो बात मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ये नहीं कि सुना और एक कान से दूसरे कान से उड़ा दिया कि क्या बातें कर रहे हैं फालतू की। सुनना और जो मैं बोलता हूँ उसे अपनाना। कोरोना काल में पढ़ाई कीजिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि इधर उधर की बातों में रहते हैं, कोई इश्क मोहब्बत में डूबा रहता है, तो कोई किसी और चीज़ में लगा रहता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। किसी को बिना बात किए जो है किसी की ज़िंदगी खराब हो रही होती है। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी का जो समय है वो पढ़ लें। एक बार अगर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर सारी ज़िंदगी इश्क मोहब्बत करते रहिएगा, वरना न इधर के रहेंगे और न उधर के रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा था कि यूट्यूब पर मैं वीडियोज़ डालूँगा, आपको मैं बता दूँ कि भारत के जितने भी मुख्य जो हिंदी बेल्ट हैं, स्पेशली इवन पंजाब इंक्लूडिंग, यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसी स्थिति में तमाम छात्र का जो एक बेसिक जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है, और जब आपका कंपटीशन होता है तो वहाँ कई तरह के छात्र आते हैं जो तेज तरार भी होते हैं। ऐसी स्थिति में आप ये सोचेंगे कि लाद दे, लदा दे और घर तक पहुँचा दे, तो ये नहीं होता है। आपको पढ़ना ही है। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी आप ही को करनी है। तो मैं उन पहलुओं को छूता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है और कहाँ से क्या पूछा गया है। फिर कुछ छात्र जो हैं वो कहते हैं कि सर आप पेमेंट ले करके हमें पढ़ा दीजिए। तो वैसे तमाम छात्रों को, बिल्कुल कोरोना काल में मेरी स्थिति भी दयनीय ही हो गई है, फिर भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि
जब से लॉकडाउन जारी हुआ है तो अप्रैल से लेकर अभी तक पिछले महीने जुलाई तक जो है 1,80,00,000 लोग जो हैं निजी क्षेत्र में बेरोजगार हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। तो चलो भैया ठीक है, ले लो यहीं से यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, लेकिन अगर लगता है कुछ लोगों को कि नहीं सर आप पेमेंट ले लीजिए, तो जो वैसे छात्र होंगे अगर उनको गुरु दक्षिणा देने की बहुत अगर इच्छा होगी तो आप ले लीजिएगा मेरा बैंक अकाउंट जिसमें कुछ नहीं है, आप उसमें दक्षिणा डाल सकते हैं। बाकी जिनको फ्री में पढ़ना है पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीरियस नोट, जब हमने भारत का संवैधानिक विकास देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में हम बातें करेंगे, उसके बाद हमारा फोकस एरिया होगा भारत की संविधान सभा, जिसमें कि विभिन्न समितियों से भी प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। अब इस संविधान सभा ने क्या किया, हमारे स्वतंत्र भारत के लिए जो है संविधान का निर्माण किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो अब हम उसकी बात करेंगे। भारत का संविधान, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। दैट मीन्स 2 years 11 months and 18 days। और इसके चलते, इसके कारण भारत जो है एक गणतंत्र के रूप में, रिपब्लिक के रूप में जो है विकसित हो गया। इसमें कई सारे प्रश्न जो है ऐसे मैंने देखे आए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुत डीप नॉलेज की डिमांड नहीं करते हैं। भारत के संविधान में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, ये हमारा तीसरा होगा, क्योंकि पहला मैंने बताया कि हम संवैधानिक विकास देखेंगे 2 भागों में। 1857 के पहले जो चार्टर्ड एक्ट्स हैं, 1857 के बाद के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर हम लोग संविधान सभा की बातें कर लेंगे थोड़ी बहुत, जो इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं उनकी चर्चा कर लेंगे कि क्या उसमें महत्वपूर्ण था, क्या नहीं था, जो रोचक तथ्य थे। उसके बाद हम भारत का संविधान जो उन्होंने बनाया संविधान सभा में, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो संविधान में मेजर क्या पहलू हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उद्देशिका की, यानी जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रीएम्बल। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ये क्या है, इसे संविधान के निर्माण के बाद जो है बना करके एक समरी के रूप में इसे आगे रख दिया गया संविधान की शुरुआत में। यह बहुत कम शब्दों में बताता है कि असल में हमारा संविधान क्यों निर्मित हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं, और जो संप्रभुता है इस देश की व्यवस्था की, वो किस में निहित है, हम भारतीय लोगों में निहित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार देखा है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो समाजवादी शब्द है, सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, ये शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए, यानी प्रीएम्बल में जोड़े गए। यानी यहां से क्वेश्चन आया, तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। एक और क्वेश्चन यहीं से था कि इसमें न्याय की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात, कि किस न्याय की बात नहीं की गई है। तो जब आप उद्देशिका को पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि उसमें कानूनी न्याय की बात यहाँ नहीं की गई है, लीगल जस्टिस की बात यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लीगल जस्टिस नहीं है लोगों को, लेकिन इसमें यह कहा नहीं गया है। अमूमन जब आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलता है तो अपने आप जो है वो न्याय हो जाता है, जस्टिस हो जाता है। तो जब हम इससे पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ भी करना है, मैं बताऊँगा आप सभी को, बाकी आप सेल्फ स्टडी जरूर करते रहिएगा। इसके बाद जो उद्देशिका के बाद हम देखेंगे कि हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग। दैट मीन्स देयर आर 22 पार्ट्स या 22 चैप्टर्स। और इसमें क्या क्या जोड़ दिया गया, इसमें 4 का ए जोड़ा गया, 9 का ए जोड़ा गया और 14 का ए जोड़ा गया है। 4 का ए जो मौलिक कर्तव्य है, 9 का ए जो नगर पालिकाएँ हैं, और 9 जो खाली पड़ा हुआ था, उसमें बताऊंगा क्यों खाली पड़ा था, वहाँ पंचायती राज जोड़ दिया गया। और यहाँ 14 का ए में जो अधिकरण है, यानी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, सरकारी जो IAS IPS जो होते हैं या फिर जो PCS के माध्यम से जो नौकरी पाते हैं लोग, उनके लिए ग्रीवांसेस के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो ये
3 पार्ट जो है इसमें 22 भागों में जोड़ दिए गए थे। तो ये 22 भाग जो था ये हमारे मूल संविधान में, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में बना था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे अपने आने वाले ऑनलाइन क्लासेज में कि इन 22 भागों में जो है क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस साल एग्जामिनेशन होता है उस साल जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जैसे पिछले साल जो है लोकसभा चुनाव हुए थे तो उनसे संबंधित जो है कुछ सवाल पूछ दिए गए थे। उसके पहले लोकपाल का गठन किया गया था तो लोकपाल से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली बार। फिर हम इनको देखेंगे तो इन 22 भाग में जैसे कि शुरुआत में जो भारतीय संघ और उसके क्षेत्र, जो इंडिया का जो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, फिर नागरिकता के बारे में, उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, फिर हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, केंद्र के बारे में जिसमें कि हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और संसद और अटॉर्नी जनरल और कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी की बातें करेंगे। फिर राज्य में जाएंगे, राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायिका, इन सब की बातें करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो है सवाल वहाँ से बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी कई सवाल होते हैं। ये सब मैंने ध्यान दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के बजाय लोकसभा के उपाध्यक्ष से प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रपति के से तो पूछा ही गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो इसका मतलब हमें उन एरियाज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल जो है कि के वेणुगोपाल जो है किस पद पर बैठे हुए निम्न में से, तो के वेणुगोपाल साहब जो है हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, आर्टिकल जो 76 में है। राष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया आर्टिकल के बारे में कि जो अध्यादेश वो जारी करते हैं ऑर्डिनेंस, तो वो जो है किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 123 123, ये तमाम तरह की बातें हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकार में जो है अनुच्छेद 23 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि जो फोर्स्ड लेबर से है, बलात्श्रम से रिलेटेड है। तो जब हम लोग तमाम इन अनुच्छेदों को, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे, मैं वो बताता रहूँगा आप सभी को, तो आप देखेंगे कि आप सफलता के नज़दीक पहुँच रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की ज़रूरत जो है नहीं है। तो ये 22 भाग, इसमें 3 भाग और जुड़ गए। एक 7वां भाग जो है वो अभी वो खाली पड़ा हुआ है। हो सकता है कि, और क्यों खाली पड़ा ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को आगे की कक्षाओं में। तो इसके बाद इन सभी चीज़ों में, इसी 22 भाग में जो है आगे चल कर जो राज्य के बाद यूनियन टेरिटरीज का पार्ट है, फिर उसी में हम लोग देखेंगे कि केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में भी बातचीत हुई है। पार्ट 9 में हम लोग जो है पंचायती राज, और पार्ट 9A में जो लोग नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानेंगे 9 के B में। और फिर जब हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है फाइनेंशियल सेक्टर पर चर्चा की गई है, जो वित्त आयोग वाला जो है उस पर बातें हुई हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनसे संबंधित भाग है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि 14 के A में, उससे जस्ट बाद वाले में, वहाँ पर जो अधिकरण की बात की गई है, ट्रिब्यूनल की। फिर हम लोग देखेंगे आगे इलेक्शन कमीशन की बात है 15 में, भाग 15 में। भाग 17 में राजभाषा यानी जो हिंदी है हमारी, उसके बारे में बातें, कौन सी भाषा का कहाँ प्रयोग होगा, इन तरह की बातें हैं। भाग 18 में हम आपात को देखेंगे, यानी जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, तो उसके बारे में हम भाग 18 में यानी चैप्टर 18 में हम उसकी चर्चा करेंगे। और फिर जो संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया कि किस संविधान संशोधन में जो है समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन। तो जब हम संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे जो भाग 20 में है, तो उन बातों को भी जो है हम जानेंगे। तो इसी प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे इसमें 22 भागों में, जिनकी हम चर्चा जरूर करेंगे। ये आपका 4 का A जो है, इसमें आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य डाला गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस आर्टिकल में है। तो ये 4A के भाग के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A में है, यानी कि 51 के क में है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग जैसे जैसे इन चीज़ों को ध्यान से देखते जाएंगे, आपका काम जो है वो आसान होता चला जाएगा। फिर इसके बाद हम अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा आगे की क्लासेज में कि अनुसूचियां क्या हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। मूल संविधान में ये 8 थी।
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में 8 थी, लेकिन बाद में इनमें 4 और अनुसूचियाँ जुड़ गई, जिसके चलते आज जो है कुल अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। 12 अनुसूचियाँ। इसी में 10वीं अनुसूची को लाया गया था, जिसमें कि 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल कानून, दल बदल निषेध कानून। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विधायक जो है वो कूद करके चले जाते हैं या सांसद जो है चले जाते हैं। तो उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया कि दल बदल कानून लाया गया था। जब प्रधानमंत्री थे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उस समय 52वें संशोधन यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को यानी 10th शेड्यूल को लाया गया था और एंटी डिफेक्शन लॉ तैयार किया गया था। उसके बारे में भी क्वेश्चन था दरोगा परीक्षा में। तो तमाम ऐसे प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जिन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन था कि कोई भी व्यक्ति अगर विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मैक्सिमम कितने माह तक जो है उस राज्य का जो है किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर रह सकता है, मुख्यमंत्री रह सकता है। तो एज यूजुअल 6 माह का वो होता है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इन ट्रिकी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन था चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। मनोहर पर्रिकर जी की मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले, पिछले साल। तो पूछा गया था कि उनकी जगह गोवा का चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है, तो प्रमोद सावंत जी। तो ये सब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ही सवाल हैं, हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स से जो है रिलेटेड हैं। चूंकि पिछले साल चुनाव हुए थे तो क्वेश्चन आया था कि चुनाव सुधार संबंधित समिति कौन है, या लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे, इस टाइप के प्रश्न थे। लेखक मैंने बताया लोकपाल के बारे में कि पिनाकी चंद्र घोष जी को लोकपाल बनाया गया था, तो ये साथ में ये भी पूछ दिया गया कि बनाया किस हो गया था। उसके अलावा एक सवाल और था कि प्रथम बार भारतीय संसद में लोकपाल बिल कब पेश किया गया था, 1967 में। तो इस तरह के चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड चीज़ों को ऊपर से नीचे तक सब कुछ को पढ़ जाइए, तो ये जो है आपकी जानकारी जो है दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, कि कौन जो है पहले सिफारिश करेगा तब जाके मनी बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इन ये जो है कॉन्सेप्ट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं, और बाकी जो है बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैंने अनुसूचियों में बताया, आप 7वीं अनुसूची में देखेंगे तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। तो पूछा गया था कि इसमें से निम्न में से कौन सा जो है टॉपिक, कौन सा विषय जो है वो केंद्रीय यानी संघीय सूची में नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। तो आप खुद बुद्धि लगाइए कि क्या जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय शासन है, वो कैसे जो है संघीय सूची में होगा, नहीं होगा। तो कई बार ऑप्शन देख करके ही आपको जो है बहुत आसानी से जो है उत्तर जो है वो तैयार हो जाता है। एक क्वेश्चन जो था वो था जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25